विधायकी से भी इस्तीफा दूंगा, डॉक्टरी की डिग्री को भी सरेंडर कर दूंगा। फिर चाहे मुझे गांव में पत्थर तोड़ने पड़े, घास काटना पड़े, गाय का दूध निकालना पड़े, जो मर्जी काम करना पड़े, वो सारे काम करने के लिए तैयार। आप जहाँ कहीं भी जाते हैं वहां पर आप अपनी ओपीडी खोल देते हैं, एक तरीके से पब्लिसिटी स्टंट है डॉक्टर जनक राज जी का। आप भी करिए, आपको किसने रोका? बाप रे, कोई एडवोकेट भी है, कई विधायक हमारे, बिल्कुल कई हमारे क्रशर के मालिक है, कई विधायक। देना अपनी कंस्टिट्यूंसी में फ्री में रेता बजरी, किसने रोका है? बस सबूत है, या आपको लग रहा है गलत हुआ है, सिटिंग जज से इंक्वायरी कराइए ना, क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्या सच में पुरुषों में बच्चादानी होती है? हर आदमी की 6 उंगलियां नहीं होती है, परंतु कुछ लोगों की 6 उंगलियां होती हैं। अच्छा, आपके पास भी केस है? मैंने खुद 2006 में देखा है केस। सरकार ने दावा किया है कि 4 केसेस ऐसे हैं। गांधी और नेहरू के सिद्धांतों पर चलने वाली ये कांग्रेस आज वो गांधी और नेहरू के नाम को मिटाकर अटल जी के नाम को मजबूत कर रहे हैं। इससे तो आपको खुश होना चाहिए। हम खुश हैं, तभी तो बोल रहे हैं। आपने अपनी अव्यवहारिक लोक लुभावनी जो घोषणाएं की हैं उनको पूरा करने के लिए आपको इस पैसे को वहां डाइवर्ट करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार तो पैसा दे रही है, इन 4 मरीजों पर पता कितना पैसा खर्च हुआ है? 72,000 रुपया महज, बस 72,000 रुपए के खर्चे को करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इतना प्रचार कर रही है। करोड़ों रुपए का घोटाला यही आपके सोलन के चेस्टर हिल की बात है। 2 चश्मे मत पहनो ना, एक नजर नजदीक का, एक दूर का। चश्मा एक ही पहनिए। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ये नहीं चलेगा। ठीक है? और मैं मुख्यमंत्री जी के सलाहकारों को भी कहता हूँ कि सलाह देनी तो अच्छी सलाह दीजिए, उल्टी सलाह ना दीजिए। डिलीवरी होगी कमला नेहरू हॉस्पिटल में, बच्चा बीमार होगा, बच्चे को शिफ्ट कर लिया जाएगा आईजीएमसी में, मां रह जाएगी केएनएच में। कि शिफ्ट करना है तो सारा शिफ्ट करिए, ये टुकड़ों में शिफ्ट करने का कोई वो नहीं है। जब से इनॉग्रेशन हुआ था रोबोटिक सर्जरी गायनी की, वहां की गई थी, उसके बाद कितनी हुई? बिना विवेक के निर्णय ले लिया, सिर्फ ये हेकड़ी जमाने के लिए कि हम सरकार है। प्रॉब्लम छोटी सी थी, हॉस्पिटल ने कहा कि चलो ऑपरेशन कर देते हैं। ये टोटली हाइपोथेटिकल है। एक आदमी गड़बड़ हो सकता है, हम नहीं बोलते कि नहीं है गड़बड़। जो 100 करोड़ या करोड़ों के हिसाब से धांधली की बात हो रही है, मैं तो ओपनली कहता हूँ जी, जांच कराइए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जिन 4 मरीजों की बात हो रही है उनमें से एक का भी बच्चेदानी का ऑपरेशन नहीं हुआ है। तो मर्द की बच्चेदानी के ऑपरेशन किए हैं तो 2 आपने किए, 2 हमने किए। ये चुनौती देता हूं कि अगर सरकार ये चीज साबित करती है मॉनसून सत्र में कि इन 4 मर्दों के बच्चेदानी के ऑपरेशन हुए थे और आईजीएमसी में हुए हैं, तो आप इस चीज को तो मानेंगे कि सीएम सुक्खू स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं। फल पक रहे थे सेब के पेड़ पे, उस टाइम पे बगीचा के मालिक आप हो गए। सरकार तो ये कह रही है, उन्होंने जो बजट दिया है कि हमने गरीबों के लिए बजट दिया। वो तो गरीब लोगों को ज्यादा पता है, जिनको आज रोजगार नहीं मिल रहा है, कमाई का कोई साधन नहीं है। इनको कहते हैं ना कि मित्रों की सरकार। मित्रों की सरकार नहीं है, यारों की सरकार है। पुरानी जर्जर गिरती हुई कांग्रेस की दीवार की सरकार के साथ चलना है। जो दीवार कभी भी गिर सकती है, गिरेंगे तो कुचले जाएंगे। स्थायी सदा कोई चीज नहीं है। और जिन भी व्यक्तियों की ये अहंकार है कि भाई हम जहां आए हैं वहां परमानेंटली टिक गए, तो परमानेंट तो रावण का अहंकार नहीं रहा, हमारा आपका कब तक रहेगा। नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज ठाकुर। लाइव टाइम्स टीवी की विशेष पॉडकास्ट की सीरीज में आप लोगों को मालूम है कि हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ ऐसी शख्सियतों से हम बातचीत करते हैं जिनकी एक खास इंपॉर्टेंस होती है और जिनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और जिन्होंने समाज के लिए कुछ ना कुछ किया होता है। आज इसी कड़ी में हमारे साथ एक युवा नेता मौजूद है और जो कि पहले डॉक्टरी लाइन में खूब नाम कमा चुके हैं और आईजीएमसी जैसे बड़े अस्पताल की अगर हम बात करें तो वहां पर बतौर एमएस अपनी सेवाएं भी दे चुके हैं और हिमाचल प्रदेश के वन ऑफ द बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट के तौर पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी है। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे बीच में मौजूद है डॉक्टर साहब, विधायक साहब, भरमौर के विधायक डॉक्टर जनक राज जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद जी। आज बड़े समय के बाद आज आपके साथ इस तरह बैठने का, रूबरू होने का मौका मिला है। बहुत सारे सवाल हमारे जहन में हैं, चाहे गवर्नमेंट के रिगार्ड में बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, क्योंकि पिछले दिनों में कुछ ऐसी चर्चाएं हुई है जिनको लेकर के आपसे चर्चा करना मुझे लगता है कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बतौर विधायक आप किस तरह से इस लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं पहले, या किस तरह से अपनी इस लाइफ को बिता रहे हैं। पहले आप डॉक्टर रहे, अस्पताल में रहना होता था, बहुत सारी टेंशन्स, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मरीजों को देखना।
अब बतौर विधायक किस तरह से जिंदगी चल रही है? देखिए, हमने कभी इस बात को लेकर आंकलन नहीं किया, ना ही करते हैं कि पहले जीवन कैसा था, अब जीवन कैसा है। क्योंकि जब जीवन का ध्येय ही मानव सेवा है, वो किसी भी स्थान पर हो, किसी भी रूप में हो, तो हमें उसमें आनंद मिलता है। तो हम पहले भी लाइफ को एंजॉय करते थे, आज भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। क्या आपने कभी पहले ये सोचा था कि आप नेता बनेंगे, विधायकी की ओर जाएंगे? क्योंकि जिस तरीके का आपका प्रोफेशन रहा है, खूब मेहनत लगती है उसमें, दिन रात एक करना पड़ता है, और जिस चीज के आप स्पेशलिस्ट थे वो तो हिमाचल में है ही बहुत कम। देखिए, चुनाव लड़ने का, नेता बनने का और ये सारी चीजें राजनीति में आने को लेकर ये निर्णय एकाएक से नहीं हुआ। हमारी शिक्षा के दौरान, हमारी पढ़ाई और मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग के दौरान, और उसके बाद चिकित्सा सेवा में जब हम आए, तो उसके दौरान अनेकों ऐसे अनुभव जीवन में हुए, चाहे वो कार्य क्षेत्र में थे, चाहे वो सामाजिक जीवन के थे, तो जिन्होंने भीतर से एक ज्वाला जलाई हमारे मन में कि किसी भी तरह अपने योगदान को अपने समाज को देने के लिए अपने दायरे को बढ़ाया जाए। तो सबने वही काम किया और ईश्वर से यही मांगते गए कि ईश्वर हमें बड़े स्तर पर मैं अधिक से अधिक लोगों की मदद कर पाऊं, अधिक से अधिक लोगों की सेवा कर पाऊं, और अपने इस जीवन काल में मैं अपनी ओर से बेस्ट और मैक्सिमम अपनी सोसाइटी को डिलीवर कर पाऊं। यही चीज मांगते गए और जैसा जैसा सोचते गए वैसा वैसा होता गया। क्या बात है, जब हम सोच अच्छी रखते हैं तो डेफिनेटली फिर चीजें उस तरीके से फॉलो करती है। अब मैं सीधा उन प्रश्नों पर आना चाहूंगा जो इस समय के ज्वलंत मुद्दे हैं। सबसे पहले तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जो केएनएच से ओपीडी शिफ्ट करने वाला इस समय पर पूरा एक तरीके से चीज चल रही है, सैम डकॉट एंड ऑल सभी जो है वो प्रदर्शन भी इस चीज का कर रहे हैं। आप बीइंग, मैं ये कहना चाहूंगा कि एज अ विधायक भी और एज अ आप डॉक्टर भी रह चुके हैं, तो उस तौर पर इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? मनोज जी, ये सरकार की अगर हम बात करें, क्योंकि ये फैसला सरकार का है, सरकार की एक विशेष बात जो पूरा हिमाचल आज देख रहा है कि बिना सोचे निर्णय ले लिया जाता है, फिर उसके रिपरकशंस को देख के फिर उसमें धीरे धीरे मॉडिफिकेशन या निर्णय में बदलाव या यूं कहे पलटने वाली सरकार, इस तरह की इमेज सरकार की बनी है। केएनएच से एक विभाग को आपने शिफ्ट कर दिया, गायनी डिपार्टमेंट को आपने आईजीएमसी में शिफ्ट कर दिया। अब 2 दिन पहले की एक मैं न्यूज पढ़ रहा था कि ऑपरेशन के बाद एक महिला को शिफ्ट कर दिया, रास्ते में टांके खुल गए। ठीक है, अव्यवस्था है, बहुत है, पहले से भी मतलब निरंतर चली आ रही है, परंतु अगर शिफ्ट करना ही था तो दोनों चीजों को शिफ्ट करते। देखिए, डिलीवरी होगी कमला नेहरू हॉस्पिटल में, बच्चा बीमार होगा, बच्चे को शिफ्ट कर लिया जाएगा आईजीएमसी में, मां रह जाएगी केएनएच में, या फिर मां को केएनएच में, जब केएनएच से आईजीएमसी शिफ्ट किया तो उसको फ्लोर पे लेटना पड़ता अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए, अपने बच्चे का देखभाल करने के लिए, जिसके विषय में हमने विधानसभा में भी अनेकों बार बात की। हमने अनेकों बार कहा कि शिफ्ट करना है तो सारा शिफ्ट करिए, ये टुकड़ों में शिफ्ट करने का कोई वो नहीं है। और इससे भी विचित्र बात मैं आपको एक बताऊं, उतने ही स्टाफ में आपने स्टाफ बढ़ाया नहीं, आपने डॉक्टर्स बढ़ाए नहीं, आपने पैरामेडिकल स्टाफ नहीं बढ़ाया, आपने सुविधाओं में कोई विस्तार नहीं किया, केवल आपने एक अस्पताल को 2 हिस्सों में बांट दिया, जो 5 से 6 किलोमीटर दूर कर दिए। तो वैसी स्थिति में बिना स्टाफ बढ़ाए, बिना सुविधाओं का विस्तार किए, केवल इसलिए कि रोबोटिक सर्जरी वहां करनी है, बस एक चीज के लिए, सिर्फ एक चीज के लिए कि गायनी की रोबोटिक, क्योंकि रोबोट आईजीएमसी में, तो इसलिए वहां करने के लिए। और बताए सरकार, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, जब से इनॉग्रेशन हुआ था, शायद 12 मार्च के को दिन या 13 मार्च को ये किया गया था, रोबोटिक सर्जरी गायनी की वहां की गई थी, उसके बाद कितनी हुई? पब्लिक, सरकार का काम होता है पब्लिक के लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक में काम करना, यही डेमोक्रेसी का मूल मंत्र है।
जिसके पास ज्यादा वोट होते हैं वो जीतता है, जिसके पास ज्यादा विधायक या सांसद होते हैं वो सरकार बनाते हैं। उसी के तर्ज पर चलते हुए सरकार को वही निर्णय लेने चाहिए और वही काम करने चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ दे। क्या लगता है आपको, क्या वापस हो जाएगा जिस तरीके से विरोध हो रहा है चीजें? देखिए, ये तो सरकार का नीतिगत फैसला, इस पे सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और राजनीतिक तौर पे भी मैं एक बात कहूं, ये केवल कमला नेहरू का मुद्दा नहीं है जी। यही सेम हालात इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के भी हैं। वहां से भी आपने आधे से ज्यादा डिपार्टमेंट को चमियाना शिफ्ट कर दिया। हमें अगर बिल्कुल ही प्योर मुझे चश्मा पहनना हो राजनीतिक, तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि गांधी और नेहरू के सिद्धांतों पर चलने वाली ये कांग्रेस जो ये बयान करती है कि हम गांधी और नेहरू के सिद्धांतों वाले लोग हैं, आज वो गांधी और नेहरू के नाम को मिटाकर अटल जी के नाम को मजबूत कर रहे हैं। इससे तो आपको खुश होना चाहिए। हम खुश हैं, तभी तो पूरे राजनीतिक तौर पर तभी ठीक है। उन्होंने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज को खत्म करने की कोशिश की, उन्होंने कमला नेहरू हॉस्पिटल को खत्म करने की कोशिश की, और अटल जो संस्थान है जो पूर्व की हमारी सरकार ने बनाया था उसको मजबूत करने का वो प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हम उनका धन्यवाद भी करेंगे राजनीतिक तौर पर। परंतु प्रत्येक विषय में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारा मकसद जनता को सुविधा देना है, उनकी समस्या कम करना है, ना कि प्रत्येक जगह पर। तभी मैंने कहा विशेष तौर पर अगर राजनीतिक चश्मा पहन के मुझे इस बात करनी है तो मैं तो इन दोनों निर्णयों का स्वागत करूंगा कि भाई आप हमारे अटल जी के लिए काम कर रहे हैं, परंतु उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है मुझे मेरे लोगों की समस्या को देखना है। डेफिनेटली चमियाना जाने से कुछ मतलब शुरुआती दौर में तो बहुत सारी दिक्कतें आई थी। अभी भी दिक्कत है। अभी मतलब पेशेंट हार्ट अटैक के साथ आईजीएमसी पहुंच जाता है, उसको भेजा जाता है तो चमियाना जाओ, वहां ऑपरेशन होता है बोलते ब्लड लेके आईजीएमसी से आओ। मतलब इतना कैओस कर दिया गया है जो मुझे लगता है कि सरकार ने बिना विवेक के निर्णय ले लिया, सिर्फ ये हेकड़ी जमाने के लिए कि हम सरकार हैं। अच्छा, मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। आप इस चीज को लेकर के खूब चर्चाओं में रहते हैं और कुछ लोग ये बात भी कहते हैं, तो मैं इस पर जवाब जरूर चाहूंगा कि आप जहां कहीं भी जाते हैं वहां पर आप अपनी ओपीडी खोल देते हैं एक तरीके से। आपका जब हम पेज भी स्क्रॉल कर रहे थे तो आपका जो कार्यालय है भाजपा का, वहां पर भी आपने जो है वो लोग आपसे आते हैं और सलाह स्वास्थ्य परामर्श लेते हैं। तो इसमें कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि पब्लिसिटी स्टंट है डॉक्टर जनक राज जी का, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आप भी करिए, आपको किसने रोका? आपने अगर कोई ठेकेदार आदमी नेता बन जाता है तो अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों के फ्री में घर बनाए। अगर कोई एडवोकेट नेता बन जाता है अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों के फ्री में वो केस लड़े। अगर कोई बिल्डर विधायक बनता है अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों को फ्री में घर बना के दे। मैं तो लोगों से कोई ना पैसे नहीं ले रहा, इनफैक्ट उनको इलाज भी वहां दे रहा हूं, उसके बाद भी उनको जो दवाइयां चाहिए वो भी निःशुल्क अपने पैसों से खरीद के उनको दे रहा हूं। मैं अपने लोगों की सेवा कर रहा हूं, मेरे पास ये एडिशनल एडवांटेज है। और पब्लिसिटी स्टंट की बात होती तो मैं केवल अपने अपने चुनाव क्षेत्र की बात करता। मुझे जहां भी जाते हैं लोग मुझसे अगर पूछते हैं तो मेरी, देखिए मनोज जी, मेरी जगह अगर आप हैं, आपसे कोई ये पूछे कि आप डॉक्टर साहब हैं और मेरी मदद करिए, आप क्या बोलेंगे? नहीं, अब मैं विधायक बन चुका हूं, अब मैं डॉक्टरी की डिग्री मैं भूल चुका हूं, या मुझे आपको नहीं देखना है। कोई भी व्यक्ति, खासकर डॉक्टरी का पेशा तो इतना सेंसिटिव पेशा है, अगर मेरे पास ये डिग्री है, मेरे पास एडिशनल एडवांटेज है और मेरे लोगों को मेरे ऊपर भरोसा है, मैं किसी को फोन करके तो बुलाता नहीं कि आप यहाँ आइए मेरे कार्यक्रम के बीच आइए। बिल्कुल। और इसी कार्यक्रम के अगर थोड़ी देर पहले की हम बात करें, आपके स्टाफ में से भी कई लोगों ने बोला कि हमने ओपिनियन लेना है। बिल्कुल। तो मैं उनको मना कर दूं? बिल्कुल। और मैंने आपसे कहा कि इन्हें दिक्कत है, आप ये क्या पब्लिसिटी स्टंट है? तो मुझे लगता है कि जवाब लोगों को, देखिए, निंदक नीरे राखिए मलिए कुटी छुआए, ये इस संसार में लोगों ने भगवान राम को आलोचना करने से नहीं छोड़ा तो हमें कहां छोड़ेंगे। परंतु मैं अपना दृष्टिकोण मैं आपको बताऊं, जब आप रास्ते पे चलते हैं लोग आपके ऊपर पत्थर फेंकते हैं, अब आपने तय करना कि उन पत्थरों से आपने दीवार बनानी है कि सीढ़ी बनानी है। बिल्कुल। मैं निरंतर अपना काम करता रहूंगा और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई क्या कहता है कोई क्या नहीं कहता है, क्योंकि मैं अपने किसी भी माध्यम से अपने लोगों को सुख दे पाऊं, सुकून दे पाऊं, तो मेरे अपने जीवन का जो ध्येय का जो मार्ग चुना है, जो जिस रास्ते को मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो मेरे तो सफल है, मैं खुश हूं। बिल्कुल सही। और बहुत अच्छी बात कही है कि यदि कोई कॉन्ट्रैक्टर है तो भाई वो सच में लोगों के घर से, हाँ बिल्कुल, उनको किसने रोका है? अच्छी बात।
कोई एडवोकेट भी है, कई विधायक हमारे, बिल्कुल। कई हमारे क्रशर के मालिक हैं, कई विधायक हाँ। देना अपनी कंस्टिट्यूंसी में फ्री में रेता बजरी, किसने रोका है? बिल्कुल वो भी करिए भाई, मेरे पास है एडवांटेज, मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा आपका ये जवाब मुझे लगा। खैर, इसके बाद मैं हिमकेयर योजना पर आना चाहूंगा, क्योंकि ये आपसे बहुत मायनों में जुड़ी हुई है, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से विधायक भी है, और जब आप एमएस थे उस दौरान हिमकेयर फुल फ्लेजेडली चल रही थी पूरे प्रदेश भर में। हमने लॉन्च हाँ। किया था स्कीम को। सबसे पहले तो मुझे हिमकेयर के बारे में थोड़ा सा विस्तृत में बताएं, और उसके बाद जिस तरीके से सरकार यहाँ पर आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के समय में करोड़ों की इसमें धांधलियां हुई है, इस पर भी थोड़ा सा बताएं कि किस तरह की धांधलियां हुई है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इवन बच्चेदानियों तक के जो है वो टेस्ट हो गए। थोड़ा मुझे इस पर डिटेल जानकारी दें। देखिए, हिमकेयर योजना एक अति महत्वाकांक्षी और ऐसी योजना थी जिस योजना का लाभ उस वर्ग को मिल रहा था जो वर्ग इलाज के लिए या तो अपनी जमीन बेचता था, अपने गहने बेचता था, या इलाज के अभाव में दम तोड़ता था, या विकलांगता या कष्ट में अपना पूरा जीवन गुजारता रहा। जयराम ठाकुर जी की सरकार ने, पूर्व की भाजपा की सरकार ने केंद्रीय योजना आयुष्मान भारत, जो मोदी जी के द्वारा देश के 50 करोड़ लोगों को दी गई स्वास्थ्य सुविधा, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना, उसी तर्ज पर रेप्लिका 5-5.5 लाख लोगों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया गया। परंतु जब स्टेट का आंकड़ा देखा गया, यार स्टेट में और बहुत सारे गरीब लोग हैं जो इससे छूट गए, तो उसी तर्ज पर जयराम जी की सरकार ने, जयराम जी के नेतृत्व में हिमकेयर योजना को लॉन्च किया, जो लगभग कार्बन कॉपी है आयुष्मान भारत की। बिल्कुल, इक्का दुक्का चीजों को जो स्टेट के हिसाब से मॉडिफिकेशन करनी है उनको छोड़कर। तो हिमकेयर योजना में प्रत्येक चीज का एक पैकेज डिसाइडेड है, और वो पैकेज मैंने नहीं डिसाइड किया, आपने नहीं डिसाइड किया, वो देश भर के चुनिंदा प्रतिष्ठित हॉस्पिटल से डॉक्टर्स लोगों का पैनल बैठा, उन्होंने डिस्कस किया कि ये पर्टिकुलर बीमारी में संभावित खर्चा कितना हो सकता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें के रेट हो सकते हैं। अब ये पानी की बोतल सोलन में अलग रेट पे हो सकती है, और किन्नौर या भरमौर वहां इंटीरियर में जब आदमी जहाँ 4 किलोमीटर पीठ पे सामान ढो के पहुंचाता है तो वहां पे रेट अलग होता है। बिल्कुल। तो उसी तर्ज पर हर राज्य की भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए जो आयुष्मान भारत के रेट थे, उसके रेट के ऑपोजिट कंपेरेबल सारी चीजों के पैकेज बनाए गए जी। अब हिमकेयर योजना में होता कैसे है, काम कैसे होता है? एक होता है प्री ऑथराइजेशन, एक होता है पोस्ट ऑथराइजेशन। प्री ऑथराइजेशन में कैसे है कि पेशेंट हॉस्पिटल आया, एडमिशन के समय उसने अपना हिमकेयर कार्ड दिखाया कि मेरा हिमकेयर कार्ड है, तो हिमकेयर कार्ड में वो प्री ऑथराइज बुक हो गया उसका। उसके बाद जब उसका डायग्नोसिस बनता है, टेस्ट होते हैं, पता लगता है क्या बीमारी है, दवाई देनी है, ऑपरेशन होना है, उसके लिए अलग अलग से पर डे के खर्चे दिए गए हैं। फिर जब ये तय हो गया कि इस आदमी को ये बीमारी है, इसका ये ऑपरेशन होना है, तो उस हिसाब से प्रत्येक बीमारी के पैकेज कोड निर्धारित किए गए। परंतु मतलब अपने हिसाब से नहीं है, नहीं, कोई अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, उसमें ऑलरेडी लिस्टेड है। और आपको मैं एक जरूरी बात बताऊं, अगर जो स्पेसिफाइड पैकेज है उस पैकेज से 1 रुपया भी अगर आपने एक्स्ट्रा खर्च करना है, तो हॉस्पिटल से ऊपर की जो अथॉरिटी है, जो सरकारी लेवल पे काम करती है, स्वास्थ्य विभाग काम करता है, वो उनसे जब तक अप्रूवल, जिसमें जो कंपनी इंश्योरेंस दे रही है लोगों को, उस कंपनी का भी इसमें रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो सारी चीजें वो वेरीफाई करते हैं उन कागजों को, क्या पैकेज से बियॉन्ड जाने की जरूरत है या नहीं है। जब वो फुल्ली सेटिस्फाइड होते हैं, मल्टीपल लेवल पे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, जब वो फुल्ली सेटिस्फाइड होते हैं कि हाँ इस पैकेज में जरूरी है कि इनको बढ़ाया जाए, से फॉर एग्जांपल हर्निया का ऑपरेशन होना है, हर्निया की ऑपरेशन अमूमन 10-15 हजार में हो जाता है, सिंपल मैश लगती है, परंतु कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन होने से वो मैश निकालनी पड़ जाती है, या आदमी को गंभीर परिणाम इन्फेक्शन होती है, आईसीयू में रखना पड़ता है। तो वैसी स्थिति में वो 15,000 का खर्चा जो है वो 1.5 लाख तक पहुंच जाता है। परंतु उस 15,000 से 1.5 लाख जंप करने से पहले 15,000 से जैसे ऊपर जाना है, तो अस्पताल में उस इलाज करने वाले डॉक्टर को सारा पैकेज, सारी कुछ पूरा पेपर भरना पड़ता है कि ये कॉम्प्लिकेशन हुई है, इसलिए इसको ये चीज करना जरूरी है,
वो सारे कागज फिर थर्ड पार्टी के पास जाते हैं, वो थर्ड पार्टी देखती है, क्रॉस चेक करती है, वहां भी डॉक्टर्स की टीम बैठी है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि इसमें इस तरह की चीजें सामने आती जो अमूमन आम लोग आपस में डिस्कस भी करते हैं कि प्रॉब्लम छोटी सी थी, हॉस्पिटल ने कहा कि चलो ऑपरेशन कर देते हैं, तो इस तरह की चीजें आती है कुछ ऐसा होता है? देखिए ये मतलब या हाइपोथेटिकल? नहीं, ये टोटली हाइपोथेटिकल है। इसका मैं उदाहरण इस तरीके से देना चाहूंगा कि ढाबे पे जो दाल बनती है या चपाती बनती है, तो वो क्या आदमी की शक्ल देख के रेट लगाते हैं? वो ऑलरेडी पैकेज प्रिस्क्राइब्ड है। और क्या जवाबदेही डॉक्टर्स की नहीं है, जवाबदेही स्टाफ की नहीं है, जवाबदेही उस हॉस्पिटल की नहीं है? एक आदमी गड़बड़ हो सकता है, हम नहीं बोलते कि नहीं है गड़बड़, परंतु क्या ऊपर से नीचे तक सारे सिस्टम में क्या चुन चुनकर भ्रष्टाचारी चुनिंदा लोगों को इस योजना में शामिल किया गया था कि भाई आपने ऐसे कागज करने, ऐसे काम करने? ये तो तथ्य इन बातें कहना है। और एक व्यक्ति क्या है, देखो ना, हमारे संविधान ने जो एक अधिकार हम लोगों को दिया है, अभिव्यक्ति की आजादी, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा, ये असीमित नहीं है। कोई ये व्यक्ति मान ले कि मेरे को संविधान ने बोलने का अधिकार दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मन में जो आएगा मैं बोल दूंगा। वहां पर सीमाएं तय की गई हैं कि मेरे द्वारा बोले गए शब्दों से किसी का, व्यक्ति का, किसी राज्य का, किसी भी व्यक्ति का मान सम्मान में कोई ठेस ना पहुंचे। फिर आए दिन फिर हम कभी वो माफी मांग रहे होते हैं, कभी जो है वो कोर्ट में मानहानि के दावे हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों को एक अपने अनुभव को पब्लिक नैरेटिव बनाने से परहेज करना चाहिए। तो ये जो 100 करोड़ या करोड़ों के हिसाब से धांधली की बात हो रही है, इस पर आप क्या जवाब देंगे? मैं तो ओपनली कहता हूं जी, जांच कराइए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और किसने की गड़बड़ी, वो चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है, अब जांच कराइए ना, किसने रोका है? सिस्टम आपके। और हमने तो विधानसभा के भीतर भी कहा कि आप सिटिंग जज से देखो, बाय विजिलेंस बायस्ड थी, है और होगी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, सबको पता है। भारत देश का सिस्टम कैसे चलता है वो सबको पता है। परंतु जिस व्यक्ति पर आज भी लोगों की निष्ठा है, वो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, जिनके प्रति लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं कि नहीं यार, कम से कम ये राजनीतिक दबाव में नहीं आएंगे। हमने तो ओपनली कहा है विधानसभा के भीतर, अरे क्यों आप विजिलेंस से जांच कराना है? अगर आपके पास सबूत है या आपको लग रहा है गलत हुआ है, सिटिंग जज से इंक्वायरी कराइए ना, क्यों नहीं करवा रहे हैं आप? ओके। पुरुषों की बच्चादानी को लेकर के खूब मजाक एक तरीके से जो है वो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला, जब चर्चाओं में आया और सभी ये सोच रहे थे कि ये सच में इस तरह की चीजें हुई है। फिर आपका बयान एक आता है और वो सभी को शॉक कर देता है कि क्या सच में पुरुषों में बच्चादानी होती है? थोड़ा इस पे हल्का सा प्रकाश डालिए जरा कि क्या है ये। डिस्क्रिप्टिव बताऊं कि शॉर्ट में बताऊं? जैसा आपको चलता है। मुझे लगता है डिस्क्रिप्टिव बताने से कई लोगों को समझ नहीं आया। थोड़ा शॉर्ट में बताएं जी, बिल्कुल डॉक्टरी वाली टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल ना करके। ऐसा है कि लेमन में हर आदमी की 6 उंगलियां नहीं होती है, परंतु कुछ लोगों की 6 उंगलियां होती हैं। ये तो आपने देखा है, कईयों के हम कान देखते हैं ऐसे बंद होते हैं, कईयों के आपने देखा होगा कि हाथ पूरा नहीं बना है, हाथ की 2 हड्डियों में से आपस में जुड़ी हैं। वो अलग अलग टाइप की अबनॉर्मलिटीज आदमी के शरीर में पाई जाती है। तो उसी तर्ज पर लगभग दुनिया में अभी तक 300 केस ऐसे हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। मतलब इसका मतलब ही नहीं कि 300 केस हो सकते, उससे अधिक केस हो। भाई जिनकी जांच नहीं, उनको क्या पता क्या है। मैं अपने जीवन काल में एक ऐसा केस दे चुका हूं। अभी एक हम जिस दिन ये हंगामा चला और सारे, मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड ने भी मुझे शेयर किया विद फोटोग्राफ्स की, देखो जी मैंने भी एक मेल की बच्चेदानी निकाली है 4 साल पहले। रामपुर में एक डॉक्टर है, हमारे फ्रेंड ही हैं। अच्छा, आपके पास भी केस है? मैंने खुद 2006 में देखा है केस, अभी 4 साल पहले रामपुर में हुआ। तो ये सब में बच्चेदानी होती है, ये ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जब हम माँ के पेट में तैयार होते हैं और जब डिफरेंशिएशन हमारा होने लगता है कि मेल है कि फीमेल है, तो कई बार वो क्रोमोजोम और हार्मोन की इम्बैलेंस की वजह से वो डिफरेंशिएशन पूरा नहीं हो पाता, जिस वजह से जो औरत के जो अंग हैं, जैसे यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज, उसी तर्ज पर आदमी के जब अंग विकसित होने लगते हैं तो कुछ विकारों की वजह से कुछ हिस्से आदमी मर्द के शरीर में भी रह जाते हैं, जिसको कहा जाता है परसिस्टेंट मुलेरियन डक्ट सिंड्रोम। और ये साइंटिफिक है। सब में यूट्रस नहीं होती, परंतु मर्द में यूट्रस नहीं हो सकती
ऐसा नहीं है। आप गूगल में टाइप करिए, गूगल में टाइप करिए, पूछिए क्या मर्द में बच्चेदानी हो सकती है, जवाब आएगा हाँ, परंतु सब में नहीं होती है, कुछ कुछ केसेस में हो सकती है। और उस वक्त भी जो हमने कहा था कि ये वैज्ञानिक आधार पर दिया गया बयान है, ठीक है। एक हंगामा मचाया गया कि मर्दों की बच्चेदानी के ऑपरेशन कर दिए गए। एक बहुत भ्रामक और हास्यास्पद एक ऐसी बात कही गई जिसपे लोग अचंभित भी हुए, हंसे भी, मजाक भी उड़ा। सरकार ने दावा किया है कि 4 केसेस ऐसे हैं। मैं इसी बात का इंतजार कर रहा था कि सरकार बताए तो कि केस कितने हैं। देखिए, शुरुआत में मुझे लगा कि पता नहीं ये क्या चीज है, कहां से क्या। जब सरकार ने चिन्हित करके बोल दिया कि 4 केस हैं, तो मैंने भी अपना तंत्र घुमाया। अब आईजीएमसी में नौकरी की है, ऐसा तो है नहीं कि मेरे जानने वाले लोग नहीं वहां पे। बिल्कुल। तो हमने भी उनसे बात की, भाई ये क्या मसला है, ये किन केसेस की बात हो रही है। तो जिन केसेस की बात हो रही है, मैं एथिक्स में बंधा पड़ा हूं। मैं अपने डॉक्टरी के जो नियम है, हिपोक्रेटिक ओथ है, उसके नियमों में बंधा पड़ा हूं कि मैं उन मरीजों की आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता। परंतु मैं आपके सामने ये दावे के साथ कहता हूं, जिन 4 मरीजों की बात हो रही है, उनमें से एक का भी बच्चेदानी का ऑपरेशन नहीं हुआ है। बच्चेदानी का ऑपरेशन तो हुआ ही किसी का नहीं। किसी भी पुरुष की बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ ही नहीं। जिन 4 की ये बात हो रही है, वो मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। और दूसरी बात, इन मरीजों का इलाज कैंसर हॉस्पिटल में हुआ है, जहां इनको कैंसर के लिए कीमोथेरेपी दी गई थी, ना कि इनके ऑपरेशन हुए थे। आप चाहें तो मैं इन मरीजों के मोबाइल नंबर तक मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, आप बात करिए उनके फैमिली मेंबर से। तो फिर सरकार किस लेवल पर? अब ये सरकार को, आप सरकार को ही पूछें। मुझे लगता है हिमाचल में अब एक नया सिस्टम शुरू हो गया है। पहले बयान दे दो, फिर उसके हिसाब से उसकी जांच करना शुरू करो। और ये रोबोटिक तरीके से जो हिमाचल की सरकार रोबोटिक को कर रही है, मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है जब सड़कों पे भी ये इस तरीके से रोबोट घुमा के लोगों को उठा उठा के उनके टेस्ट करवाएंगे और उनके घर में जाके ऑपरेशन करने की ऐसे बेहुदा बातें करेंगे। नहीं, रोबोटिक सर्जरी ठीक नहीं है। मैं करूंगा, उस पर बात करूंगा, परंतु मैं अभी जिसका जवाब दे रहा था मर्दों की बच्चेदानी वाले, एक भी मरीज का ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ जिसका दावा सरकार कर रही है। क्या आप इसे चैलेंज करते हैं? ओपनली चैलेंज करता हूं। अब सुनिए ना, पूरी मैं बात करूंगा। दूसरा, इन 4 मरीजों का इलाज एज पर द रिकॉर्ड कैंसर हॉस्पिटल में हुआ है, जहां कोई ऑपरेशन नहीं होता। तीसरी सबसे बड़ी बात, जो शायद सरकार को सरकार के सलाहदाता बताने में चूक गए, मान लेते हैं, चलो एक क्षण के लिए मैं मान लूं कि 4 केस ऐसे पाए गए जहां मर्दों की बच्चेदानी के ऑपरेशन हुए और इसमें भ्रष्टाचार हुआ, मैं मान लेता हूं। सरकार कहती है, मैं मानता हूं। एक केस जिन 4 केस की सरकार बात कर रही है, उनमें से एक केस जो है वो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 26 अप्रैल 2023। किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी 2023 में? कांग्रेस। आज जो सरकार है वही सरकार थी। दूसरा केस है, उसके बारे में उसकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 21 फरवरी 2023। किसकी सरकार थी? कांग्रेस। तीसरा पेशेंट है, उसकी थी 29 जुलाई 2022। चौथे की डिटेल भी मेरे पास उपलब्ध है और उसकी सिर्फ मैं आपको डेट ऑफ बताऊंगा, 4 जून 2022। तो मर्द की बच्चेदानी के ऑपरेशन किए हैं तो 2 आपने किए, 2 हमने किए। हमने तो कोई ऑपरेशन किया नहीं मर्द की बच्चेदानी का। अब आपने किए हो तो क्या पता, वो आप प्रूफ लाइए। और मैं आपके माध्यम से, लाइव टाइम टीवी के माध्यम से हिमाचल के सब लोगों के सामने ये दावा करता हूं, ये चुनौती देता हूं कि अगर सरकार ये चीज साबित करती है मॉनसून सत्र में कि इन 4 मर्दों के बच्चेदानी के ऑपरेशन हुए थे और आईजीएमसी में हुए हैं, तो मैं विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दूंगा, साथ ही साथ अपनी डॉक्टरी की डिग्री को भी सरेंडर कर दूंगा। बदले में सरकार अगर ये चीज साबित नहीं कर पाई तो मैं हिमाचल की जनता से मांग करता हूं, सरकार से इस्तीफा मांगे। बेहुदा भ्रामक प्रचार करने के लिए और इतनी गरीब को छूने वाली, गरीब को मदद देने वाली इस योजना का गला घोंटने के अपराध के तौर पर सरकार को यही सजा मिलनी चाहिए, या तो त्याग पत्र दो, नहीं तो 2027 में तो ऑटोमेटिकली लोगों ने आपको
भेजना ही है, घर बिठाना ही है। बहुत बड़ा बयान आपने दिया है कि आप विधायक दावे के साथ विधायकी से भी इस्तीफा दूंगा, डॉक्टरी की डिग्री को भी सरेंडर कर दूंगा, फिर चाहे मुझे गांव में पत्थर तोड़ने पड़े, घास काटना पड़े, गाय का दूध निकालना पड़े, जो मर्जी काम करना पड़े, वो सारे काम करने के लिए तैयार हूं। ये दावे के साथ कहता हूं, ओपन चैलेंज करता हूं सरकार को, सरकार ये प्रूव करके बताए इन 4 मर्दों के बच्चेदानी के ऑपरेशन हुए थे। डॉक्टर साहब, विधायक जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, पार्टी को छोड़ दीजिए, हिमकेयर क्यों बंद हुई होगी? मतलब या क्यों एक तरीके से इसके फंड्स जो है वो कम हुए होंगे? बंद तो नहीं कहूंगा, क्योंकि सरकार बारंबार कह रही है कि हमने बंद नहीं किया, और हम जो है वो लगातार इसके फंड्स एंड ऑल ये सारी चीजें कर रहे हैं। अभी हाई कोर्ट का भी जो है वो एक स्टेटमेंट आया है कि जल्दी से इन चीजों का सत्यापन करके प्राइवेट हॉस्पिटल्स की पेमेंट आप कर दो। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्यों इस स्कीम को जो है वो थोड़ा कम एक तरीके से किया गया? मतलब बिल्कुल न्यूट्रल। पहले तो मैं आपको एक बात कहूं, बिल्कुल न्यूट्रली बात कहूंगा कि हिमकेयर योजना ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए नहीं थी, ये हिमाचल के उन गरीब लोगों के लिए थी जो लोग आर्थिक तंगी की वजह से इलाज से वंचित रहते थे। और ये योजना किसी राजनीतिक उद्देश्य से बनाई भी नहीं गई थी। हमने सदन के भीतर भी कही है कि 2003-4 की बात है, कि 5 की मुझे एग्जैक्टली अपडेट मिस हो रही है, एपीजे अब्दुल कलाम जी हिमाचल की विधानसभा में भाषण देकर हिमाचल की विधानसभा को इस तरह की योजना बनाने का एक विजन देके आए थे कि आप ऐसा करिए। ठीक है, वो कहीं क्यों नहीं हो पाई, पीछे क्या नहीं हो पाया, उसके अनेकों कारण है। और फिर जयराम जी ने इसको लॉन्च किया। और हम ये भी नहीं कहते कि जो योजना जयराम जी की सरकार में लॉन्च हुई वो बिल्कुल एब्सोल्युटली परफेक्ट थी, कि इस धरती पर कोई भी चीज एब्सोल्युटली परफेक्ट ना थी, ना है, ना कभी हो सकती है। एब्सोल्यूट परफेक्शन कभी संभव ही नहीं है। भगवान ही बन जाएंगे। आप बादलों को देखिए, उनके भी पैटर्न अलग अलग हैं, पहाड़ अलग अलग टाइप के हैं, एक सिमिलरिटी तो कभी भी नहीं होती है। तो सुधार की संभावना हमेशा थी, है और होगी। क्या हमारे संविधान में संशोधन नहीं हुए? हो रहे हैं, पहले भी हुए, अनेकों संशोधन कांग्रेस की सरकारों में हुए। जरूरत के समय की जरूरत और मांग के हिसाब से हमारी केंद्र सरकार भी संविधान में संशोधन प्रस्तुत करती है। मतलब पैसों की कमी की वजह से? सुनिए पूरी बात पे कर रहा हूं जी। पैसों की भी कोई कमी नहीं है, परंतु समस्या कहां है? आपने अपनी अव्यवहारिक लोक लुभावनी जो घोषणाएं की हैं उनको पूरा करने के लिए आपको इस पैसे को वहां डाइवर्ट करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार तो पैसा दे रही है, नेशनल हेल्थ मिशन में आपको फ्री ड्रग पॉलिसी में पैसा दे रही है, आपको मुख्यमंत्री निशुल्क निदान योजना में पैसा दे रही है, जायका के थ्रू पैसा दे रही है, हर माध्यम से पैसा दे रही है। और सबसे बड़ा सवाल जो पूरा हिमाचल आज जानना चाहता है, आपने सरकार संभालने के बाद 30,000 करोड़ से अधिक का लोन ले लिया, विकास कार्य सारे ठप हैं, लोगों को निशुल्क इलाज मिल नहीं रहा है, सड़कें टूटी हैं, रास्तों की बहुत बुरी हालत है, तो आखिर पैसा जा कहां रहा है? सरकार कह रही है पैसा आ ही नहीं रहा है। कैसे नहीं आ रहा पैसा? आरडीजी बंद, बजट की आरडीजी तो अभी बंद होना, अभी तो महीना पूरा होना बाकी है। आज महीना पूरा हो रहा है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का, है ना भाई। आरडीजी 31 मार्च 2026 तक तो अब तो मिलती रही। ये हालात क्या अप्रैल 2026 में बने? ये तो कब से बने। तो आगे कैसा रहेगा फिर? आगे देखिए, ऐसा है ना, कुछ ऐसे काम आपको करने ही होंगे जो हिमाचल के खर्चों को कम करे और हिमाचल की इनकम को बढ़ाए। और दूसरी बात, अभी आपकी बात से मुझे बात याद आई, इन 4 मरीजों के जिनकी बात हो रही है, मेरे दिमाग से स्लिप हो गई थी, 4 मरीजों के जिनके इलाज की बात हो रही है और भ्रष्टाचार की बात हो रही है, इन 4 मरीजों पर पता कितना पैसा खर्च हुआ है? 72,000 रुपया महज, बस। और वो 72,000, 36,000 हमारी सरकार के समय खर्च हुआ, 36,000 वो पैकेज के हिसाब से 36,000 कांग्रेस की सरकार में खर्च हुआ। जहां 72,000 रुपए के खर्चे को सरकार गंभीर करोड़ों रुपया झूठ बोलकर कि करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इतना प्रचार कर रही है। और वहीं करोड़ों रुपए का घोटाला, यही आपके सोलन के चेस्टर हिल की बात है, जिसके बारे में रेवेन्यू मिनिस्टर भी कह चुके हैं, हाँ घोटाला हुआ है, ऐसा बात कह रहे हैं। उसको कह रहे हैं कि आपसी 2 अधिकारियों का मामला है,
अरे यार, दो चश्मे मत पहनो ना, एक नजर नजदीक का एक दूर का, चश्मा एक ही पहनिए। बिल्कुल। अगर भ्रष्टाचारी है, अगर हमारा, मैं भी भ्रष्टाचारी हूं, मेरा कोई सदस्य भ्रष्टाचारी है तो हम पे कार्रवाई करिए, और आपका कोई आदमी भ्रष्टाचारी तो उस पे कार्रवाई। भाई गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ये नहीं चलेगा। क्या कि मेरे लोगों को नापने के लिए अलग पैरामीटर है, दूसरों को पैरामीटर अलग है। यहाँ 200-300 करोड़ घोटाले की बात हो रही है चेस्टर हिल कांड में, वहां आप कहते हैं अधिकारियों का आपसी मामला है, तब नहीं है आपको दिख रहा। और यहाँ 72,000 रुपया जो डॉक्टर्स ने, अब मुझे इस बात की भी जानकारी है कि ये कैसे क्या क्या जो कंफ्यूजन क्यों पैदा हुआ, और मैं मुख्यमंत्री जी के सलाहकारों को भी कहता हूं कि सलाह देनी तो अच्छी सलाह दीजिए, उल्टी सलाह ना दीजिए। उल्टी सलाह देके आपने पूरे हिमाचल की भी बदनामी कराई है, हिमाचल के सारे डॉक्टर्स की, सारे स्वास्थ्य सिस्टम की इंसल्ट करवाई है। और इन मरीजों को मदद करने के लिए डॉक्टर ने शायद कोई पैकेज में, मतलब जेनिटल यूरिनरी कैंसर्स में या कोई इस तरीके की हुई होगी। जब हमने अपने स्तर पर जानकारी की लेने की कोशिश की, तो जो लोग इन सारे डाटा को मैनेज करते हैं, एंटर करते हैं, तो उनका ये ओपिनियन था, ऐसा भी हो सकता है कि शायद हमसे गलती से एम की जगह एफ टिक हो गया हो, क्योंकि आज भी आधार कार्ड में मेल की जगह फीमेल लिखा होता है, एज गलत है। आए दिन लोग अपने अपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में नाम की स्पेलिंग करेक्ट कराने के लिए, अपना जेंडर करेक्ट कराने के लिए चक्कर काटते रहते हैं। तो क्या इन कागजों में जेंडर में गलती से छप नहीं सकता कुछ भी? फिर भी मैं कह रहा हूं, जब मैंने अपने स्तर पे सारा, किसी का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, चारों पुरुष थे, इनको ट्यूमर्स थे, ट्यूमर की कीमोथेरेपी दी गई, और जिसमें केवल और केवल 72,000 रुपया खर्च हुआ। तो अब ये हिमाचल खुद तय करे कि 72,000 रुपए का भ्रष्टाचार की खोज करना जरूरी है कि 300 करोड़ रुपए का जो चेस्टर हिल में बेनामी संपत्ति की बात है, उस पर जांच करना जरूरी है। ओके, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है, सीएम सुक्खू बार बार हर जगह ये मंच पर जाकर के कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेजेस में एमआरआई की मशीनें तक नहीं लगा पाई। हमने टेस्ला की मशीनें खरीदी है, और जैसी एम्स में सुविधाएं मिल रही है वो हम हिमाचल प्रदेश में देने की कोशिश कर रहे हैं। एंड 3,000 करोड़ के आसपास का बजट उसमें जो है वो खर्च भी होना है, सारी चीजें। तो आप इस चीज को तो मानेंगे कि सीएम सुक्खू स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं? देखिए, मैं स्पष्ट तौर पे आपको बात कहूं, गवर्नमेंट इज ऑलवेज इन कॉन्टिन्यूटी। ये जो बात कह रहे हैं कि 15 सालों से मशीनें नहीं बदलेगी, 20 सालों से मशीनें नहीं बदलेगी, अगर पूर्व की जयराम ठाकुर जी की सरकार के समय में इन मशीनों को बदलने के प्रयास नहीं हुए, तो मैं जरूर जयराम ठाकुर जी की सरकार को, जयराम ठाकुर जी को जिम्मेवार मानता हूं कि आपने प्रयास नहीं किए। जयराम ठाकुर जी की सरकार के समय में प्रयास हुए, उन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज आप उन मशीनों को लगाने के काबिल है। जिन अस्पतालों के, जिन बिल्डिंगों के आज आप उद्घाटन कर रहे हैं, जो मशीनें आप लाने की जो बात कर रहे हैं, जो चीजें, वो सारा का सारा ब्रेन चाइल्ड पूर्व की सरकार का है। निकालिए ना सारे डॉक्यूमेंट, देखिए लोगों को। आज हिमाचल के लोगों को आप भरगला नहीं सकते हैं, हिमाचल के लोग पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं। आधे से ज्यादा तो लोग तो हमारे इस डिबेट और हमारी इस पॉडकास्ट को देखने के बाद कई आरटीआई डालेंगे, कई कुछ करेंगे, और करना भी चाहिए। हमने तो अपने लाइव टेलीकास्ट में भी यही कहा था लोगों को कि जो भी जागरूक नागरिक हैं, आरटीआई डालिए, हाई कोर्ट का सहारा लीजिए। तो हिमाचल को मजाक का केंद्र मत बनाइए। ये जितने भी काम हैं, ये ऑलरेडी जयराम सरकार के समय में पाइपलाइन में थे, परंतु किसी कारणवश गवर्नमेंट कंटिन्यू नहीं हो पाई, उनकी बदलाव हो गया। अब बदलाव हो गया, अब फल पक रहे थे सेब के पेड़ पे, उस टाइम पे बगीचा के मालिक आप हो गए। तो अब लोगों को देखो जी, इनके टाइम तो फल पके नहीं थे, मैंने पका दिए फल, आपने नहीं पकाए फल। दैट वाज ड्यू इन द नेचर, वो होना ही था। दैट वाज सब्जेक्ट टू चेंज। जब भी एमआरआई, सीटी स्कैन, कोई भी ऐसी मशीन लगती है तो उसकी लाइफ दी होती है कि इतने साल बाद इसको रिप्लेस करना जरूरी है, और रिप्लेस होती है वो। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। क्या सिर्फ अस्पतालों की ही बात होनी है? सड़कों की बात नहीं होनी है, गरीबों को पेंशन की बात नहीं होनी है, सहारा योजना की बात नहीं होनी है, गरीबों को निःशुल्क इलाज की बात नहीं होनी है? भाई सरकार तो ये कह रही है, उन्होंने जो बजट दिया है कि हमने गरीबों के लिए बजट दिया, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? वो तो गरीब लोगों को ज्यादा पता है, जिनको आज रोजगार नहीं मिल रहा है, कमाई का कोई साधन नहीं है, बुजुर्गों की पेंशन बंद है। मेरे पास असंख्य, मनोज जी इतना समय नहीं है ना आपके पास ना हमारे पास, परंतु असंख्य लोगों की मैसेजेस, कॉल्स, रिकॉर्ड मेरे पास उपलब्ध है, जो मुझे अपना वीडियो बना के भेजते हैं कि जनाब देखिए मैं चल नहीं सकता,
मैं पैरालाइज्ड हूं, मेरी सारा पेंशन बंद कर दी, या मेरे बच्चे को कैंसर है, मेरे बच्चे का किडनी का ट्रांसप्लांट होना है, मुझे योजना का लाभ नहीं मिल रहा, मेरा बच्चा छोटा है, सुनाई नहीं देता है, पहले कॉकलियर इम्प्लांट 6 लाख का एक कान में लग गया था, दूसरे कान में सरकार लगा नहीं रही है। ये संवेदनशील अगर हैं तो आप हर मुद्दे पर संवेदनशील हैं। एक जगह मैं संवेदनशील हूं, एक जगह मैं कठोर हूं, ऐसा नहीं हो सकता। और इनको कहते हैं ना कि मित्रों की सरकार, मित्रों की सरकार नहीं है, यारों की सरकार है। यारों की सरकार। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। आजकल नगर निकायों के अब चुनाव आने वाले हैं, पंचायती राज चुनाव भी है, तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? सत्ता का सेमीफाइनल है, 4 एमसीज में इलेक्शंस होने, और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां चल रही है, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि हम एक बार फिर से काबिज होंगे। एमसी के चुनाव के लेकर मैं अलग दृष्टिकोण से बात करूंगा, और बाकी वैसे मैंने कुछ विषय, कुछ बिंदु मैंने अपने स्थानीय चुनाव क्षेत्र या अपने जिले में बात करने के लिए रखे थे, परंतु आपके माध्यम से पूरे हिमाचल को भी पता लगे तो अच्छी बात है। देखिए, चाहे नगर पालिका है, चाहे नगर परिषद है, चाहे नगर निगम है, ये पूर्व की परंपरा रही है कि इनके चुनाव राजनीतिक विचारधारा के आधार पर लड़े जाते रहे हैं। चाहे कांग्रेस का नगर पालिका बने, चाहे भाजपा की बने, वो लोगों ने तय करना है। और अभी भी जो चुनाव हो रहे हैं वो पार्टी सिंबल पे ही हो रहे हैं। और ये हिमाचल के लोगों को एक बार ठग लिया गया, और ये चुनाव लोगों की समझदारी का चुनाव है। लोगों को ये तय करना है कि हमने गिरती हुई दीवार के साथ खड़े होना है कि नई बनती बुनियाद के साथ आगे बढ़ना है। जो 2027 के बाद हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये हिमाचल के लोग खुद तय करें अपनी आने वाले 5 सालों की दिशा, अपने स्थानीय निकायों की विकास की दिशा हिमाचल के लोग खुद तय करेंगे कि हमने पुरानी जर्जर गिरती हुई कांग्रेस की दीवार की सरकार के साथ चलना है, जो दीवार कभी भी गिर सकती है, गिरेंगे तो कुचले जाएंगे, कि नई मजबूत बुनियाद के साथ जो पूरे देश में एक प्रचंड तरीके से सरकार जो चल रही है और एक बहुमुखी विकास पूरे देश का कर रही है, कि उसके साथ चलना है। रही छोटे चुनावों की बात, तो जिला परिषद और बीडीसी के चुनाव, वो हालांकि पार्टी सिंबल पर नहीं होते, परंतु उसमें क्या है कि चुनिंदा जो प्रतिनिधि होते हैं, चाहे जिला परिषद है, चाहे बीडीसी है, समर्थन, वो चुने जाने के बाद सरकार के पक्ष में या सरकार के अगेंस्ट अपना एक समूह बनाते हैं। उन समूहों में राजनीतिक जो है विचारधारा प्रवेल करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसमें भी यही सब मैं आपके माध्यम से जवाब देना चाहूंगा कि लोगों को खुद तय करना है कि जीतने के बाद किसके साथ चलना है। मैं यहाँ पर एक चीज और छोटी सी बात, बिल्कुल, पंचायत के प्रधान का चुनाव स्थानीय मुद्दा पे होता है, उसमें मैं समझता हूँ कोई राजनीतिक ना हस्तक्षेप होता है, ना होना चाहिए। एटलीस्ट मैं तो अपने चुनाव क्षेत्र में किसी भी पंचायत के प्रधान को लेकर ये टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कि ये जिताओ, ये जिताओ। जो जीत के अपने लोगों की समस्या के समाधान के लिए हमारे पास आएगा, वो हमारा प्रधान होगा। सबसे पहले तो मैं इसलिए आपसे प्रदेश के मुद्दे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि जब आप सदन में जाते हैं और वहां पर जब बात रखते हैं तो प्रदेश स्तर की बात रखते हैं। अक्सर कई विधायक ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं, बाकी नहीं करते। इसलिए मैं आपसे प्रदेश के मुद्दों पर बात कर रहा हूं और इन नगर निकाय के चुनावों को लेकर के बातचीत कर रहा हूँ। सीएम सुक्खू ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि मैं रिकॉर्ड बनाता हूँ। जब प्रदेशाध्यक्ष रहा तब भी रिकॉर्ड बनाया, और चाहे यूथ में थे या बाद में थे, और अब फिर से रिकॉर्ड बनाएंगे। तो वो तो यहाँ पर दूसरी बार के लिए हुंकार भर रहे कि हम मिशन रिपीट कर देंगे, जबकि आप कह रहे हैं कि वो उनका अपना दृष्टिकोण है। परंतु मैं एक चीज में आपके समक्ष कह दूं, देयर इज ओनली वन थिंग कांस्टेंट इन दिस यूनिवर्स, एंड दैट इज कॉन्स्टेंटली अकरिंग चेंज। ये गीता में भी कहा है कि परिवर्तन इस संसार का नियम है, स्थायी सदा कोई चीज नहीं है। और जिन भी व्यक्तियों की ये अहंकार है कि भाई हम जहां आए वहां परमानेंटली टिक गए, तो परमानेंट तो रावण का अहंकार नहीं रहा, हमारा आपका कब तक रहेगा। बिल्कुल सही। एक सवाल जो इन दिनों चर्चाओं का विषय बना हुआ है, आपसे भी उस पर जरूर जानना चाहेंगे। महिलाओं के आरक्षण को लेकर के बिल पर डिस्कशन हो रही है। भाजपा कह रही है कि महिलाओं का सम्मान कांग्रेस नहीं करती है, कांग्रेस कह रही है कि ये तो ऑलरेडी पास हो चुका था, इसे गलत समय पर लाया जा रहा है, गलत मानसिकता के साथ जो है वो पेश किया जा रहा है। आपका इस बिल पर, इस पर पूरे पर क्या कुछ कहना है? 15 अगस्त 1947 को ये देश आजाद हुआ, तब से लेकर
वर्ष 2023 तक महिला आरक्षण पर कांग्रेस का क्या स्टैंड रहा, इससे साफ पता लगता है कि कांग्रेस महिला विरोधी है या नहीं है। अगर ये इतने महिला हितैषी होते तो 1947 से लेकर 2014 तक जब इनकी सरकारें रही, क्यों नहीं बनाया महिला मंदन अधिनियम, क्यों नहीं लागू किया, आपने बनाया। और जब पूर्व में 2023 में जिसको पास किया गया, उसमें एक शर्त उस विधेयक में रखी गई थी कि डिलिमिटेशन और नई जनसंख्या के बाद इसको लागू माना जाएगा। जो समय की जरूरत के बाद उनको महसूस हुआ होगा सरकार को कि नहीं, डिलिमिटेशन और पीछे कोविड और उसकी वजह से जनसंख्या भी नहीं हो पाई, तो इसमें लंबा समय लगने वाला है। तो अनेकों राज्यों में चुनाव प्रस्तावित हैं, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के लिए महिलाओं की ओर से भी प्रेशर था काफी कि भाई इसको लागू करें। जब पास हो गया है तो उसमें कुछ संशोधन के लिए इस बिल को लाया गया था कि बिना डिलिमिटेशन और बिना या जनसंख्या के आंकड़ों के बियॉन्ड भी इसको लागू किया जा सके, जिसका इन लोगों ने विरोध किया। तो अब खुद बताइए ये महिला विरोधी है कि नहीं है? अपने कार्यकाल में आपने क्यों नहीं इसको बिल को बनाया और लागू किया? जब हमने बनाया, लागू करने के दौरान हमें लगा कि इसमें कुछ संशोधन किए जाने आवश्यक हैं जो समय की जरूरत के हिसाब से थे। आपने उन संशोधनों का विरोध कर दिया, फिर आप बोलते हैं कि नहीं हम तो महिला के बड़े सम्मान करते हैं। तो ये विरोधाभास है कांग्रेस का और कुछ नहीं है। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी पर थोड़ी सी मैं बातचीत करना चाहूंगा कि आप वहां पर किस चीज को सबसे बड़ी चुनौती मानते हैं, और अगले इलेक्शन को लेकर के अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन करूं तो किस तरीके से उन इलेक्शंस को लेकर के चुनौतियां हैं और करंटली क्या चुनौतियां हैं? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो हमारे वहां पर विकास को लेकर है, कनेक्टिविटी को लेकर है। चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे वो मोबाइल कनेक्टिविटी हो, और हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं, एजुकेशन की प्रॉब्लम है। जिन प्रॉब्लम्स को समाधान करने के मुद्दे को लेकर ही हम राजनीति में आए, परंतु आज मुझे बहुत दुख होता है कि उन सारे कामों को कर पाने में सरकार की कमी की वजह से, सरकार के भेदभाव पूर्ण रवैये की वजह से हम अपने लोगों को वो चीजें नहीं दे पा रहे जिनके वो हकदार हैं, जिनकी उनको जरूरत है और जिनको लेकर हम राजनीति में आए। परंतु हमें उम्मीद है आने वाले समय में जब हमारी विचारधारा की सरकार होगी तो प्राथमिकता के तौर पर अपने चुनाव क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं, सड़क की समस्या, शिक्षा की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, रोजगार की समस्या, बिजली की समस्या, इन सब पर हम प्राथमिकता पर काम करेंगे। एक मेरा प्रश्न ये है कि यदि किसी को डॉक्टर जनक राज जी के पास पहुंचना है तो किस तरीके से वो पहुंचे, किस तरीके से अपनी बात को रखे? रीचेबल है? आई एम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। नहीं, कई ऐसे होते हैं कि उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो मेरे बाहर 4 दरवाजे होते हैं, उनको क्रॉस करना पड़ता है, हम खुली से टाइम लेना पड़ता है। हम खुली किताब की तरह हैं। हमारे सारे नंबर पब्लिक के हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल पे भी आपको दिख जाएंगे। और प्रतिदिन सैकड़ों लोग हिमाचल के, मतलब भरमौर क्षेत्र से बाहर से लेकर हिमाचल से बाहर के लोग भी किसी न किसी विषय पर, मैं नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ, महाराष्ट्र में मैं पढ़ा हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूँ, तो वहाँ अनेकों लोग, जिन लोगों के साथ हमने पढ़ाई की, जिनके साथ काम किया, वो आज भी हमें संपर्क करते हैं अपने किसी न किसी समस्या को लेकर। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उन लोगों के जीवन में एक मोमबत्ती जैसा मेरा भी एक योगदान है कि जब उन्हें अंधकार महसूस होता है तो वो हमें वो याद करते हैं, और हम पूरा प्रयास करते हैं कि हम जितना हमसे हो सके उनकी मदद करें। अभी कुछ दिनों पहले आप NH की बदहाली को लेकर के सड़क पर तंबू लगाने की बात कर रहे थे। 15 मई का हमने टाइम दिया है। सुधरा कुछ? अभी उसके बाद मैं अभी भरमौर गया नहीं हूँ, मैं पांगी के दौरे पे था, वो मेरे चुनाव क्षेत्र का एक हिस्सा है। वहां से वापस अब मैं परसों चौथ तक भरमौर पहुंचूंगा, देखूंगा क्या वहां पर सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है। परंतु इसके माध्यम आपकी इसी बात को मैं एक स्पष्टीकरण भी एक और देना चाहूंगा। बड़े सारे लोग, मतलब मुझे बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूं कि लोग पढ़े लिखे होकर भी इडियट जैसी बात करते हैं, मूर्खों जैसी बात करते हैं। NHAI के अंडर कोई रोड है, उसका स्टेट अवे काम भारत सरकार जिम्मेवार है। अगर वो रोड NHAI के अंडर होता और वहां पे काम नहीं होता तो धरने और नारे हम केंद्र के खिलाफ भी लगाते। परंतु वो नेशनल हाईवे है, और भारत के संघीय ढांचे में कोई भी नेशनल हाईवे जो होता है उसकी देखरेख के लिए अधिकारी कर्मचारी नियुक्त करना
प्रदेश सरकार का काम होता है। ये सरकार पिछले 3.5 सालों से मेरे एनएच की देखभाल के लिए एक रेगुलर एक्शन तो दे नहीं पाई है। इनसे मैं क्या उम्मीद करूं? तो आखिरकार हमें धरना करना पड़ा और अभी 15 मई के हम देखेंगे, तब भी सड़क में तंबू भी गाड़ेंगे और सब लोगों को भी ये बोलेंगे कि मणिमहेश यात्रा में ना आए। बड़ी बात कह डाली है आपने। खैर, बातें बहुत सारी है और समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन आज आपने अपना बिजी शेड्यूल में से समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कभी और आपको समय लगे या इस तरह का जो है वो समीकरण बने तो ज़रूर लाइव टाइम्स टीवी के स्टूडियोज़ में आइएगा। अंत में मैं आपसे एक संदेश लेना चाहूँगा कि आप क्या प्रदेश की जनता को कहना चाहेंगे, क्या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता को कहना चाहेंगे? धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आने पर फल होए। हम अनेकों बार अनेक चीजों के लिए प्रयास करते हैं और मैं ये बात सब लोगों को भी कहना चाहूंगा जो इनफैक्ट अभी जैसे चुनाव भी चल रहे हैं स्थानीय निकायों के भी, तो बड़े सारे लोगों को लगता है कि उसको मिल गया तो मेरे को भी मिल जाए जल्दी जल्दी। ऐसा नहीं होता है। आपकी क्षमता, आपकी योग्यता और प्रकृति आपको उसके हिसाब से सही समय पर आपको जरूर वरदान के रूप में जीवन में सफलता देती है और इसके लिए हमें अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल सही। और जैसे कि आपने कहा, मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहूँगा। यदि आप जिस क्षेत्र में हैं उसमें मेहनत से कार्य करते रहे, दिलो जान से कार्य करते रहे, तो डेफिनेटली नेचर पे बैक जरूर करता है। 101%। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आप भी उसका एक उदाहरण रहे हैं। चलिए, हाँ जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लाइव टाइम्स टीवी के स्टूडियोज में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भरमौर के विधायक और एमएस रह चुके हैं आईजीएमसी में डॉक्टर जनक राज जी, जिनसे आज हमने स्पेसिफिकली स्वास्थ्य को लेकर के बातचीत करी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इनसे ज्यादा जो अभी इस पूरे सिस्टम में है, जो एमएलएज हैं, इनसे ज्यादा कोई स्वास्थ्य को लेकर के जानता होगा, क्योंकि ये अव्वल दर्जे के डॉक्टर रह चुके हैं और अभी भी है। तो इसलिए हमने जो हिमाचल के हॉट टॉपिक्स थे स्वास्थ्य को लेकर के, उन पर डिटेल्ड बातचीत करने की कोशिश करी कि अल्टीमेटली क्या सच्चाई है, और जनता को भी जानने का अधिकार है कि अल्टीमेटली क्या कुछ चीजें चल रही है, चाहे हिम केयर को लेकर के हो, चाहे जो पुरुषों की बच्चेदानियों के ऑपरेशंस थे उनको लेकर के हो। तो ये सारी की सारी डिस्कशंस हमने की और बहुत कुछ हमें आज जानने को मिला। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी फॉर टू नेक्स्ट मॉर्निंग। मैं मनोज ठाकुर, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।